Hi everyone, welcome to Verify India. I am your educator Nidhi Yadav. If you like our videos, then please subscribe our channel, and if you want to follow us on social media, then link is given in description box where you can get free PDF notes, videos, doubt sessions, quizzes and all that. And if you have any query regarding my sessions, so let me know in comment box. Let's start our series. Before, I have a motivational quote for you all, so let's have a look. Success and excuses don't talk together. If you want excuses, forget about success. If you want success, then don't give excuses. ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने आपके लिए रखी है कि जब भी हम बात सफलता और बहाने बनाने की करते हैं तो दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। या तो फिर हम बहाने ही बना लें या तो फिर हम कुछ अपनी लाइफ में गोल ही हासिल कर लें, है ना। हम सब जानते हैं, हम सब हमेशा से एक चीज़ जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को लेके बहाना बनाते हैं तो वो बहाना क्या होता है, या तो हमें उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता है या फिर हमें वो करना ही नहीं होता। तो ऐसे तो फिर नहीं चल सकता ना कि हम बहाने बनाते रहें और हमें ये लगे कि नहीं हम कर भी सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब तक इंसान का एक गोल नहीं होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और जब तक वो उस चीज़ को लेके बहाने बनाना नहीं छोड़ेगा तब तक उसको लाइफ में वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये बहुत ही सिंपल सी बात है ना। इससे हम सब वाकिफ़ है और हम सब जानते हैं कि बहाने बनाने से कभी भी सफलता नहीं मिलती है। कहते हैं ना, मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। इट्स राइट, ये बात सही है कि जब बात जो लोग एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, जो ये कहते हैं कि अरे नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं आती, और उसी जगह दूसरा इंसान है, उसको पता है कि उसको वो चीज़ नहीं आती है, बट वो फिर भी कोशिश करता है कि नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मैं सीख लूँगी, आज नहीं तो कल मुझे आ जाएगी वो चीज़। तो कहीं ना कहीं वो उससे एक कदम आगे होता है। वो दूसरा इंसान जो बहाने बना रहा है, भले उसको कितना भी आता हो, पर वो बहाने बना रहा है ना, तो वो उससे एक कदम पीछे हो गया। तो कुल मिला के मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो भी करना है लाइफ में, आपका जो भी गोल है, जस्ट आप उस पर फोकस करिए। आप बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ मत करिए, क्योंकि जब भी एक्सक्यूज़ होगा ना तो फिर एक्सक्यूज़ पास आता जाएगा और सफलता आपसे बहुत दूर जाती जाएगी। एक्सक्यूज़ बनाना एक लिमिट तक अच्छा लगता है, एक टाइम पीरियड तक अच्छा लगेगा, बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा कि काश मैंने सही टाइम पे ये चीज़ कर ली होती तो आज मुझे ये नहीं देखना पड़ता। वो उस टाइम नहीं समझ में आता। उस टाइम तो हमें ये लगता है कि अरे नहीं हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बस ठीक है, हम कूल हैं, हम कूल एटीट्यूड में दिखा रहे हैं भाई कि हम कर सकते हैं। बट मैं बता दूं कि वो चीज़ बाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया। सो लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज़। तो सीरीज़ शुरू करने से पहले आज का जो हमारा लेक्चर है, मैं आपको बताऊं, वो फोर्स और न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन पे है। बहुत ही कन्फाइंड सा लेक्चर मैंने आज रखा है, बहुत ही बेसिक, ताकि अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक में प्रॉब्लम हो आपको, तो वो प्रॉब्लम ना रहे और आपकी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आइए फिर लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले जो मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको बताया था कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी बताइए और उस क्वेरी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तो फिर आई थिंक बातें बहुत ज़्यादा हो गई। सो लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज, दैट इज़ फोर्स। तो फोर्स से हम सब वाकिफ़ हैं। फोर्स का हिंदी में मतलब क्या होता है? बल लगाना। बल लगाने का मतलब हम सब समझते हैं कि जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो रखा है और जब हम उस पर प्रेशर डालते हैं, यानी उस पर धक्का दे रहे हैं, तो जब उस ऑब्जेक्ट पे हम धक्का दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हल्का सा उस ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट हिलता है। तो जब वो ऑब्जेक्ट हिलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं कि हमने बल लगा दिया, है ना। अगर हम इसको और अच्छे टर्म में देखें तो बल क्या होता है, यानी फोर्स क्या होता है? फोर्स इज़ एनी इंटरेक्शन दैट व्हेन अपोज्ड विल कॉज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स एक ऐसी चीज़ है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट अपोज करता है और उसमें क्या हो जाता है? मोशन हो जाता है, यानी मूवमेंट हो जाता है। और अच्छे से मैं अगर आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूं तो जैसे कोई फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल रखी है, आप उस पर पैर से प्रेशर लगा रहे हैं तो क्या होती है? फुटबॉल जो रखी है वो पैर से मारने पे खिसक जाती है। तो हमने क्या लगता है, अरे हमने फोर्स लगाया ना इसलिए वो खिसक गई। तो यानी वो जो फुटबॉल रेस्ट स्टेट में थी, यानी विराम अवस्था में थी, जब हमने उस पर बल लगाया तो वो क्या हो गई? खिसक गई। तो इसका मतलब उस पर फोर्स लगा। अभी फोर्स को एक और टर्म में हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने टमाटर लिया है, ठीक है, तो अगर हम टमाटर को अपनी हथेलियों से, अपने हाथों से दबाने की कोशिश करें तो वो दब जाता है। जब वो दब जाता है, यानी उस पर प्रेशर बनाया, मैंने फोर्स लगाया,
तो जब वो फोर्स से दब गया तो क्या होता है, उसका आकार भी बदल जाता है, यानी उसकी शेप और साइज़ दोनों में परिवर्तन हो जाता है ना। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं कि हमने क्या लगाया है, बल लगाया है। ठीक है, तो फोर्स इज पुश और पुल तो समझ में आया कि इसमें धक्का देना, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है उसको जब हम धक्का दे रहे हैं तो वो मोशन कर रही है। कुल मिला के हमारा फोर्स यही है। ठीक है, तो आगे मैं बात करती हूँ। जब मैंने फोर्स आपको बताया तो फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड फोर्सेस की। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बैलेंस्ड मतलब जैसे तराजू में दो चीज़ें अगर बराबर बराबर रखी हैं तो वो बैलेंस होता है ना, उसको हम बैलेंस बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन में, या आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम। तो सेम चीज़ इसमें भी है। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, जब हम एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस पर दो तरफ से दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, यानी उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो इक्वल है, लेकिन वो डायरेक्शन में कैसे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होता है, वो हमारा बैलेंस्ड फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मार्कर ले लीजिए, ठीक है, वो मार्कर रखा आपने, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। तो वो मार्कर तो आपके स्टेट ऑफ रेस्ट में है ना, रेस्ट कंडीशन में, आपने उस पर दोनों तरफ से प्रेशर लगाया यानी फोर्स लगाया। तो क्या हुआ, एक इस तरफ से लगा, लेफ्ट साइड से फोर्स लगेगा, एक राइट साइड से फोर्स लगेगा। तो दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इस वजह से दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मार्कर पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, ज़ीरो, है ना। नेट फोर्स मैंने आपको बताया था पिछले अपने लेक्चर में, आप अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि नेट फोर्स होता क्या है, निकालते कैसे हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब भी मार्कर है रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में, मैंने उस पर प्रेशर दोनों अपने दोनों तरफ से जो है उस पर फोर्स लगाया। तो एक फोर्स लेफ्ट साइड से लगा, एक फोर्स राइट साइड से लगा। तो एक लगा तो दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगा ना, लेफ्ट और राइट में। तो क्या हुआ, जब दोनों फोर्सेस क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। तो दोनों फोर्सेस जब आपस में कैंसिल हो गए तो टोटल फोर्स या नेट फोर्स उस पर कितना लग गया, ज़ीरो लग गया। और जब भी टोटल फोर्स या नेट फोर्स ज़ीरो होता है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अभी कुछ देखिए, आपको एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे एक ट्रक है, ट्रक एक स्टैंड स्टिल है, यानी कि वो एक स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन में है, उस पर दोनों हाथों से प्रेशर लगाया जा रहा है। देखिए, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, बट देखिए डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट है तो टोटल फोर्स कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं, अभी तक हमने बैलेंस्ड फोर्स पढ़ा, अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड नाम से ही क्लियर है कि जो चीज़ बैलेंस ही ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। यानी ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब दो इंडिविजुअल फोर्सेस लगते हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो तो क्या होता है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोटल फोर्स इक्वल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, ठीक है, मैंने मार्कर पे क्या किया कि एक अपने लेफ्ट साइड से ही सिर्फ फोर्स लगाया, राइट से मैं कोई फोर्स नहीं लगा रही हूँ। तो जब मैंने लेफ्ट से, या ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मार्कर है, मैंने एक हाथ से थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा दिया और दूसरे हाथ से हल्के से लगाया, तो क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड, ज़रूरी है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो लग रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इक्वल नहीं है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो जिस हाथ से मैं फोर्स ज़्यादा लगा रही हूँ ऑब्जेक्ट उस तरफ खिसक जाएगा ना। तो इसका मतलब कैसा फोर्स हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो रहा है ना। देखिए, इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे मान लीजिए कोई दो लोग हैं, रस्सी खींच रहे हैं, एक आदमी 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दूसरा आदमी 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो क्या हुआ, ऑब्वियसली ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो लग ही रहे हैं, लेकिन ये देखिए कि आप इनका मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है ना, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो अलग अलग है। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है तो यानी जो ज़्यादा तेज़ से खींचेगा वो दूसरा वाला जो हल्का है वो उधर ही जाके गिरेगा, है ना। तो इसका मतलब कौन सा फोर्स इसमें लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। तो इसमें क्या है, टोटल फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं होता है, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, जो टोटल फोर्स या नेट फोर्स होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि उसमें इक्वल मैग्नीट्यूड होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़रूर फोर्सेस लगते हैं बट वो इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, टोटल फोर्स इसमें ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो हमने फोर्स की बात की, फोर्सेस के टाइप्स की बात की। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की। तो लॉज ऑफ मोशन हम सब जानते हैं, किसने दिया था, हमारे न्यूटन बाबा ने, और हाँ वही जिनके सर पे एप्पल गिरा था उन्होंने ही दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ हैं। तीनों लॉ को हम बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे और आई होप कि मैं आपको समझाऊं तो आपको जो चीज़ें क्लियर ना हो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है।
An object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. देखिए इसका बहुत सीधा सा मतलब है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में यानी रेस्ट की कंडीशन में है, अगर मैं मतलब उस पर फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है उसमें कुछ ना कुछ तो मोशन होगा ना, तो यानी मोशन हो रहा है, तो फोर्स लगाने पे ही मोशन हो रहा है ना, पहले से तो उसमें कोई मोशन नहीं था, पहले से तो वो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में था, रेस्ट कंडीशन में था। लेकिन जब मैंने कोई बाहरी फोर्स लगाया, बाहरी बल लगाया, तो क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ। तो यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है, इसको हिंदी में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इसका हिंदी में मतलब है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, लेकिन अगर उस पर मैं कोई बाहरी बल लगाऊं तो उसकी अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं, ठीक है, आप सो रहे हैं तो आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं, अब आपको उठना है लेकिन आपका मन नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह किसका उठने का मन करता है ना, तो मन नहीं है आपका उठने का, लेकिन मम्मी चिल्ला रही है कि नहीं तुम्हें उठना है, तो मम्मी आई, आप सो रहे हैं, आपको क्योंकि आप इतनी गहरी नींद में है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि मम्मी कह रही है कि उठना है। उसके बाद मम्मी ने निकाली चप्पल और वो चप्पल खींच के आपको मारा। ठीक है, ऑब्वियसली जब चप्पल आपको पड़ेगी तो आप हिलेंगे ना, आपकी बॉडी में मोशन होगा ना। तो समझ में आया कि आप रेस्ट में थे, मम्मी आई, चप्पल मारा, एक्सटर्नल फोर्स लगाया और आपकी बॉडी का मूवमेंट हो गया। तो यही तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट कंडीशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी फोर्स या बाहरी बल ना अप्लाई किया जाए। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट, तब तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे कंडीशन में रहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी। ठीक है, को समझ में आया होगा। ये देखिए एक एग्जांपल दिया है इसमें, जैसे मान लीजिए कोई भी एक पत्थर है, ठीक है, उसमें क्या है, दोनों तरफ से देखिए यहाँ पे लोग फोर्स लगा रहे हैं, अभी वो पहले रेस्ट में था, उसके बाद अभी इसको फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ से इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो अभी ये नहीं खिसकेगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों ना इक्वल मैग्नीट्यूड में ही फोर्स लगा रहे हैं उनका, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट ज़रूर है, तो बैलेंस फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन यही दूसरी तरफ देखिए, ये दोनों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि अभी बहुत हो गई दुश्मनी, अभी चलो करते हैं दोस्ती, है ना। ये आए दीवार के पास, इन्होंने कहा ऐसी तुम्हारी हिम्मत, तुम हिल कैसे नहीं रहे हो, रुको अभी बताते हैं तुम्हें। उसके बाद वो आए दीवार के पास, उन दोनों ने मिल के कहा दोस्त दोस्त हो गए अभी हम, चलो शुरू होते हैं। तो वो धक्का देते हैं और जैसे ही वो धक्का देते हैं वो हिल जाता है, तो ये बोलते हैं अरे देखा हमारी दोस्ती कितनी स्ट्रांग है, हमने तो मतलब पत्थर ही हिला दिया। तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में था, इनसे देखा नहीं गया, इन्होंने कहा नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये स्टेट ऑफ रेस्ट में, चलो कुछ तो करेंगे ही करते हैं, कुछ तो मज़ा करते हैं कुछ। तो वो दोनों ने क्या किया, उन्होंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो ऑब्जेक्ट में मोशन हो गया। तो यही तो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तब तक है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ठीक है, अभी ये आपको समझ में आ गया होगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अभी इनर्शिया का नाम सुन के समझ में आएगा, है इनर्शिया क्या आफत आ गई यार, कोई आफत नहीं है। इनर्शिया बस एक ऑब्जेक्ट की स्टेट है, वो ये बताती है कि वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर मोशन में है, बस इतना ही बताएगी इनर्शिया आफत नहीं है, बिल्कुल भी आफत नहीं है इनर्शिया है टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। ठीक है, तो आपको ये इनर्शिया समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इनर्शिया आपको ऐसे समझाने की, जैसे कोई मार्कर मैंने लिया, ठीक है, तो मार्कर में मैंने हल्के से भी मार्कर को टच कर दिया तो मार्कर हिल जाएगा। लेकिन अगर कोई भारी सी किताब है और मैं हल्के से टच करूँ तो वो हिलेगी नहीं, हिलेगी ना। तो कुल मिला के मतलब यही है कि इनर्शिया जो होता है वो टोटली मास पे डिपेंड होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना मास है वो डिपेंड करेगा इनर्शिया पे। अभी हल्की चीज़ होगी तो ऑब्वियसली उसका इनर्शिया कम होगा, कोई चीज़ भारी होगी तो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बात करूँ आपको, तो जैसे कोई वस्तु है वो अपनी समान गति में चल रही है या फिर वो अपनी विराम अवस्था में है, तो उसी में जो हम लोग फोर्स लगाते हैं ना, यानी उसमें कोई भी प्रकार का जो परिवर्तन हो जाता है, जो उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है ना, वही हमारी इनर्शिया होती है। तो मैंने बताया ना आपको, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ एन स्टेट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी।
तो बेसिकली इनर्शिया क्या होता है, वो मास पे ही डिपेंड करता है। जैसे मैंने कोई भी मान लीजिए आप, जैसे बॉल है, अभी कोई छोटी बॉल है, हल्की है, तो उसमें हमें हल्के से भी हाथ से अभी उसको ढकेल दूँ तो वो चला जाएगा। लेकिन अभी कोई बड़ा सा, आप कुछ भारी सी चीज़ ले लीजिए, आप हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं हिलेगी, आपको थोड़ा ताकत लगाना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया, मतलब जो चीज़ हल्की है उस पर फोर्स कम लगा, जो चीज़ भारी है उस पर फोर्स ज़्यादा लगा। तो यानी वो टोटली किस पर डिपेंड करती है, इनर्शिया पे। ठीक है, अभी ये समझ में आया इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको बताया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, कुछ नहीं है, बस ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो कब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या फिर वो कैसे मूव कर रहा है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, वो डिपेंड करता है मास पे। अगर कोई चीज़ हल्की है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, अगर कोई चीज़ भारी है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन सेकेंड लॉ में कुछ नहीं है, बस ये कहा गया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे फोर्स के, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये बताऊं कि मोमेंटम मतलब क्या होता है, बहुत कॉमन टर्म है ये, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम की जब हम बात करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। और इसकी एसआई यूनिट आपको समझ में आई कैसे, केजी मीटर पर सेकेंड हुआ। मास की यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो अगर मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करूं कि जैसे इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने देखा ना डेफिनेशन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। अब जब हम चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 कैसे, मैंने आपको बताया कि मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब चेंज की बात करें तो ऑब्वियसली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा, तो P2 माइनस P1। अब मैंने बताया कि मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो mv माइनस mu अपॉन टी हो गया ना। तो v माइनस यू अपॉन टी को हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं ना, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन में आपको बताया था ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो ma हो गया। तो f इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन के। यही चीज़ हमारी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे फोर्स अप्लाइड के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखिए आप इसको, इसमें देखिए क्या है, आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि जब भी कोई मास है, हल्का मास इन्होंने लिया है ना, तो फोर्स भी इनका इसी हिसाब से लगेगा। ठीक है, मास, क्योंकि मैंने बताया इनर्शिया जो डिपेंड करता है वो मास पे, तो फोर्स भी उसी हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर मास ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि F इक्वल्स टू ma आया ना। तो F इक्वल टू ma आया, तो F देखिए मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी जितना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा उस पर फोर्स भी उतना ही लगाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अभी मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो 1 kg का है और उस पर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे, तो उस पर फोर्स हमको कितना लगाना पड़ेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, F इक्वल्स टू ma। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम सब जानते हैं क्या है, बहुत आसान है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, कैसे, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, यानी हर एक प्रतिक्रिया के बराबर, एक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया ज़रूर होती है, परंतु वो कैसी दिशा में होनी चाहिए, विपरीत दिशा में, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को एक झापड़ मारा, तो अभी सामने वाला इतना सीधा तो होगा नहीं कि वो कहेगा कि नहीं चलो दूसरा गाल भी आगे कर देते, मार लो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने किसी को एक झापड़ जड़ा तो सामने वाला आपको 2 तीर मार के जाएगा। ठीक है ना, तो ये ज़रा रियल लाइफ में इसको मत करने की कोशिश करिएगा, बट समझने की कोशिश कीजिए। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझाने के लिए, है ना, कि आप कहीं किसी से, मान लीजिए आपका झगड़ा हो गया, आप कहीं खड़े हैं, आपने किसी को एक झापड़ जड़ दिया, मार दिया खींच के, अभी सामने वाले ने भी आपको एक झापड़ मार दिया, तो क्या हुआ, आपको गुस्सा आया ना, किसी हो सकता है उसकी बात पे आपको गुस्सा आया, तो आपने एक एक्शन दिया तो उसने आपको रिएक्शन दे दिया। तो यानी कोई भी है तो उसका हर एक एक्शन का कैसा होगा, इक्वल और लेकिन ऑपोजिट रिएक्शन। अभी आपने उसको मारा तो उसने आपको मारा, है ना, इक्वल रिएक्शन एक्शन हुआ, बट कैसा हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, बोट का एग्जांपल। जैसे आप बोट पे हैं, नाव में है ना आप,
तो जब आप नाव के किनारे पे कूदते हैं तो क्या होता है, जो बोट होता है ना, जब आप अपनी पैर से उसके ऊपर धक्का देते हैं तो बोट हल्का सा पानी में पीछे चला जाता है और आप आगे कूद के आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने फोर्स, बोट पे फोर्स लगाया तो फोर्स क्या हुआ, ऑपोजिट लगा, मतलब एक्शन आपका हुआ, उसके बाद रिएक्शन में आप कूदे, यानी दोनों की तरफ से फोर्स इक्वल लगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे इसमें आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, जैसे बंदूक से गोली चलाने पर क्या होता है कि वो पीछे की ओर धक्का लगता है ना, तो जब पीछे की ओर धक्का लगता है तो गोली आगे चलती है, यही होता है। या नाव के किनारे पे जब हम कूदते हैं, या घोड़े गाड़ी, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है उसमें भी ऐसे होता है, रॉकेट वगैरह में भी ये सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो कुल मिला के जब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो आप एग्जाम्पल भी समझ लेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, दैट इज़ फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया ज़रूर होगी, लेकिन कैसी होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। आज मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बताई हैं, इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं चाहती थी कि आपका फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक बार अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी ना, तो मैं आगे जो आपको कंसेप्ट बताऊंगी जो है, जैसे चेंज इन मोमेंटम का, या फिर आगे अभी आपका इम्पल्स वगैरह आएगा, तो उसमें आपको जो है इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो फिर वही होगा कि अरे मुझे तो अभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही नहीं समझ में आया, सेकेंड लॉ ही नहीं समझ में आया, तो कैसे मैं सॉल्व करूँ न्यूमेरिकल्स। कोई दिक्कत नहीं, अभी ये आपको समझ में आ जाएगा तो आगे हम थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे और फिर जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया फोर्स क्या होता है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन में है तो जब हम उस पर बल लगाते हैं यानी उसको धक्का देते हैं तो वो कंडीशन, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है, यानी उसकी जो रेस्ट कंडीशन होती है वो किस कंडीशन में आ जाती है, मोशन के टर्म में आ जाती है, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, फोर्स टू टाइप्स के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। मैंने बैलेंस्ड फोर्स में बताया कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे दो इंडिविजुअल फोर्सेस लगते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड में लगते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, और ऐसा तब होता है जब टोटल फोर्स उस पर क्या हो जाता है, यानी जो भी उस ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो किसके बराबर होते हैं, ज़ीरो के बराबर हो जाते हैं। तो हमारा वो कौन सा फोर्स होता है, बैलेंस्ड फोर्स होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स की मैं बात करूँ तो जब भी दो इंडिविजुअल फोर्सेज हैं वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और ये तब होगा जब टोटल फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। तो जब टोटल फोर्स ज़ीरो नहीं होगा तो वो फोर्स कैसा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गए। ठीक है, तो अभी फोर्सेस हो गए। फोर्सेस के बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में तब तक है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मैंने आपको सोने का एग्जांपल आपको बताया ना कि आप आराम से सो रहे हैं और आपको मज़े से एकदम बढ़िया बढ़िया सपने देख रहे हैं और मम्मी उधर से चिल्ला रही है अरे उठो उठो, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि आप तो सपने देखने में मगन है। उसके बाद मम्मी आती हैं, चप्पल खींच के मारती हैं, जैसे ही चप्पल खींच के मारती हैं आपका सपना टूटता है और आपकी जो बॉडी होती है उस पर मोशन हो जाता है ना। तो यानी जो आप रेस्ट कंडीशन में थे ना, आपकी बॉडी में मोशन हो गया यानी मूवमेंट हो गया। तो यही तो है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया को अगर मैं डिफाइन करूं तो इनर्शिया क्या है, हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की या फिर मूव करने की, वो क्या बताती है, हमारी इनर्शिया को बताती है। इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हल्का है और उस पर तो इस पर इनर्शिया कम लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट भारी है तो उस पर इनर्शिया क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सेकेंड लॉ की मैं बात करूँ तो सेकेंड लॉ में मैंने आपको बताया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स इक्वल्स टू ma होता है। इसका आप ये देखिए कि मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, p इक्वल्स टू mv होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने आपको बताया फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू p2 माइनस p1, तो mv माइनस u अपॉन टी, तो ma, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन के, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा और जितना ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा उतना ज़्यादा ही फोर्स अप्लाइड होगा। ठीक है, और थर्ड लॉ की मैं अगर बात करूँ, थर्ड लॉ में मैंने आपको बताया फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने किसी को एक झापड़ मारा, सामने वाले ने आपको एक झापड़ मारा, ठीक है, तो रिएक्शन तो हुआ, आपने एक्शन किया उसने रिएक्शन दिया, बट कैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो यही हमारा क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आज आप सभी के लिए क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि एसआई यूनिट कैसे निकाला जाता है, आपको याद करने के लिए मैंने नहीं कहा था,
मैंने आपको बाकायदा बताया था कि कैसे निकाला जाता है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।